वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th में जो एग्जामिनेशन होने वाला है 17 मार्च को, उसके लिए हम लोग एक नया सफरनामा लेके आए हैं जिसमें हम लोग सफर करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम लोगों को क्वेश्चन सबसे पहले समझना होता है, उसके बाद करेक्ट ऑप्शन पे यहाँ पे स्विच करना होता है। बट अगर मान लेते हैं कि हम लोग अगर ऑप्शंस में से भी क्वेश्चंस बनाना शुरू कर देते हैं तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम लोग जितना पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं 99.99% भी पढ़ रहे हैं बट 0.01% कहीं ना कहीं बच जाता है, तो वो जो बच जाता है उसको हम लोग कैसे एनालाइज करें? तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं कि ऑप्शंस में से ही दोबारा क्वेश्चंस बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा 360 डिग्री एनालिसिस चलता है और बाकी सब चीजें क्या हो जाती है, मगअप हो जाती है, या हम लोग बोल सकते हैं रिकैप हो जाती है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जो कि है इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 कैसे थी। इसकी थ्योरी हम लोगों को बहुत अच्छे से याद है, वन शॉट में हम लोग पढ़ चुके हैं, लाइव में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सीधे अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये एक तरीके की नेट प्रैक्टिस है। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों को जाना है वनडे मैच खेलने। कब जाना है भाई? 17 मार्च 2023 को जाना है। चलिए, तो चैप्टर का नाम क्या है भैया? इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये सीरीज है पूरी की पूरी हमारी। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें कुछ बातें याद रखनी है। यहाँ पे हम लोग को ये पता है सर कि 1950 से लेकर 1990 के बीच में गवर्नमेंट जो थी इंडिया की, उसने यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को ज्यादा प्रायोरिटी दी थी और यहां पे स्टार्ट हो गया था लाइसेंस राज। और यही लाइसेंस राज जो था हमारे लिए एक ड्रॉबैक बना, और लगभग बात करें हम लोग 1990 में ही आखिरी तक के लगभग $7 बिलियन का हम पर लोन आ गया। ओके, तो ये बहुत खतरनाक काम हुआ था। और अब हम लोगों को स्टार्ट करना है चैप्टर। हम लोगों ने इसका एक रूट पकड़ लिया है कि हम लोगों को लाइसेंस राज के बारे में पढ़ना है और मैक्सिमम जो है पब्लिक सेक्टर के बारे में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। यहां बोलता है हु फॉर्मुलेट्स प्लान्स इन इंडिया। इंडिया में कौन यहां पे प्लान बनाने का काम करता है? गवर्नमेंट करती है, प्लानिंग कमीशन करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, मिनिस्टर्स करते हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। यहां पे अगर हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनरली मनी से रिलेटेड बात करता है। हम लोग यहां पे बोल सकते हैं इसको, ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड बात करता है। हम लोग यहां बात करें गवर्नमेंट की तो ये गवर्नमेंट जो है वे फिस्कल पॉलिसी से बात रिलेटेड करती है। ओके, अब प्लानिंग कमीशन की बात करें तो यहां पे प्लानिंग कमीशन का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होते हैं वो है प्राइम मिनिस्टर। हमारे यहां से 1950 में फाइनली प्लानिंग कमीशन बन जाता है और 1951 से लेके लगभग 1956 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया जाता है, जो कि मेनली हेराल्ड ओबर मॉडल पे बनाया जाता है और इसका मेनली फोकस होता है एग्रीकल्चर पे। मिनिस्टर्स की बात करें हम लोग तो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं ये जनरली रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम करते हैं, जिसको हम लोग यहां बोल सकते हैं कि लॉ मेकिंग बॉडी। और मेनली मिनिस्टर्स आपको कहां मिलेंगे सर जी? तो वो मिलेंगे सर जी पार्लियामेंट में। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने बात करी। अब हम लोग वापस क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोगों ने एक बार ऑप्शन से कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करी है। अब हम लोग बात करेंगे कि हु फॉर्मुलेट्स प्लान्स इन इंडिया। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे कौन बनाएगा प्लान? तो प्लानिंग कमीशन बनाएगी। बट अब एक और क्वेश्चन निकल के आता है, भैया प्लानिंग कमीशन ने कितने अभी तक के प्लान बना लिए हैं? तो अभी तक के लगभग बहुत सारे प्लान बनाए जा चुके हैं और ये 2016 में इस प्लानिंग कमीशन को बंद करके नीति आयोग बना दिया गया है। ठीक है, कब बनाया गया? तो 12th 5 ईयर प्लान बंद होने के बाद बनाया गया है नीति आयोग को, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी भैया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। हम लोग थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करते हुए चल रहे हैं और अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आंसर हमारा बिल्कुल सही है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन 1950। 1950 के टाइम में यहाँ पे चेयरपर्सन कौन होगा? तो जाहिर सी बात है उस समय जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वही इसके क्या होंगे भैया? चेयरपर्सन होंगे। तो हमें पता है कि उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हमारे थे जवाहरलाल नेहरू। तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या हो जाता है भाई? आंसर हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए आंसर बिल्कुल हमारा यहाँ पे
सही है, जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, महात्मा गांधी जी का भी इंडिया में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। गांधी जी मेनली ये बोलते थे कि अगर इंडिया को ग्रोथ करवाना है या डेवलपमेंट की तरफ ले जाना है तो सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा रूरल इंडिया पे, और रूरल इंडिया में आज देखा जाए तो 70 to 75% लोग जो है वहीं रह रहे हैं। अगर यहाँ पे इतने सारे अगर लोग रह रहे हैं तो यहाँ पे अगर फोकस किया जाएगा तो रेस्ट 25% ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा, क्या कर जाएगा भैया, गो फॉरवर्ड हो जाएगा। गो फॉरवर्ड मतलब गांधी जी ने कहा कि भैया इन लोगों को साथ में लेके चलो। अगर मान लेते हैं इसको पीछे कर देंगे, किसको, रूरल इंडिया को, तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री भी क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। बोलता है व्हेन वाज द प्लानिंग इनिशिएटेड इन इंडिया, कब से इंडिया में प्लानिंग जो है इनिशिएट होती है। मतलब कि यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कि सर जी प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से यहां पे स्टार्ट होता है। चलिए, तो यहां पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट होता है सर जी, तो 1951 से होता है। 1947 में क्या हुआ, तो हमें इंडिपेंडेंस मिली। चलिए, 1949 में कुछ हुआ था क्या, हाँ आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था। 1950 में कुछ हुआ था क्या, हाँ प्लानिंग कमीशन बनी थी। ठीक है, और हमारे यहाँ रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट हुआ था। कब हुआ था सर जी, तो 26 जनवरी को हुआ था। तो ये सबऑर्डिनेट क्वेश्चंस है जो कंटिन्यूअसली यहाँ पे बनाए भी जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है, यहाँ पे बोला गया इनिशिएटेड की बात करी गई है, तो इस हिसाब से इनिशिएटेड मतलब होता है कब से बन गई है, कब से स्टार्ट हुई, ये तो ठीक है, और इंप्लीमेंट कब हुई इसमें भी थोड़ा सा अंतर रहेगा। तो इनिशिएटेड मतलब कब से आ गई यहाँ पे, तो ये आ गई है लगभग 1950 से, 1950 से। देखिए प्लानिंग कमीशन बनी, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो हमारा कब बनता है, ये हम लोगों ने लिखा फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब बनता है भैया, तो वो बनता है सर जी 1951 से लेके 56। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 1950 इज द करेक्ट आंसर। और सब्स्टिट्यूट क्वेश्चंस भी हम लोग बनाते हुए चल रहे हैं यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोलता है इन विच स्टेट्स वर द लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल। अब हम लोगों ने देखा था लैंड रिफॉर्म में क्या हुआ भैया, तो जितने भी टेनेंट्स थे या जितने भी पीजेंट्स थे, उन लोगों की जमीन जो जमींदारों ने छीन ली थी उनसे वापिस करके उनको वापिस दे दी जाए। तो किस स्टेट्स में ये प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होता है, तो ये 2 स्टेट्स में प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होता है, द केरला एंड द वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, तो ये आंसर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे इसका आंसर है बी, केरला एंड द वेस्ट बंगाल। ये लैंड रिफॉर्म याद रखिएगा एग्जाम तक के। आगे बात करते हैं हम लोग, विच स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपमेंट वाज बेस्ड ऑन द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम लोग ये समझे कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल, यूरोपियन ब्रांड है जिसका नाम है एडिडास, इंडिया का ब्रांड है जिसका नाम है बाटा। तो लोगों से अपील की जा रही है कि ये जो एडिडास है इसको कम मंगाया जाए और बाटा का यूज जो है वो ज्यादा से ज्यादा किया जाए। तो जब बाटा का ज्यादा यूज किया जाएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट का क्या बन जाना यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट क्रिएट कर देना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे सर जी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कॉन्सेप्ट देने का काम किया है पीसी महालनोबिस ने। किसने करा है भैया, पीसी महालनोबिस ने। तो ये एग्जाम में याद रखिएगा। एडम स्मिथ की बात करें हम लोग, मार्शल की बात करें, फिशर्स की बात करें, तो एडम स्मिथ ने जो कॉन्सेप्ट दिया है यहाँ पे वो ये दिया है कि इसको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। दूसरा इनने दी थी वेल्थ थ्योरी। ठीक है, तो वेल्थ थ्योरी देने वाले थे एडम स्मिथ। मार्शल की हम लोग बात करें और फिशर्स की बात करें तो इन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में हमें इंडेक्स नंबर में कैलकुलेशन करना सिखाया है। तो पीसी महालनोबिस का कंट्रीब्यूशन था किसमें सर जी, यहाँ पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सब्स्टिट्यूट क्वेश्चंस भी बनाए गए हैं यहाँ पे और यहाँ पे आंसर्स भी निकाले गए हैं। चलिए, आंसर बिल्कुल सही है हमारा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेंडिंग गुड्स अब्रॉड इज कॉल्ड, बाहर भेजना गुड्स को क्या कहलाता है, इंपोर्ट कहलाता है, एक्सपोर्ट कहलाता है, ट्रेडिंग कहलाता है, परचेज कहलाता है। परचेज का मतलब होता है चीजों को खरीदना,
अब कहां से खरीद रहे हैं ये डिसाइडेड नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट का मतलब होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट को यहां से भेजना, ताकि वो यहां से क्या हो जाए, चले जाए और दूसरी कंट्री जिसको इसकी जरूरत है वहां पे ये यूज किया जाए। इंपोर्ट का मतलब होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कंट्री में गुड्स का आना, कहलाता है क्या भैया, इंपोर्ट कहलाता है। तो यहां पे क्वेश्चन बोला है सेंडिंग गुड्स अब्रॉड इज कॉल्ड, अगर कंट्री से बाहर गुड्स भेजा जाए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, तो उसको बोलेंगे सर जी यहां पे एक्सपोर्ट। क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। आंसर क्या हो जाएगा सर यहां पे, तो आंसर हो जाएगा यहां पे एक्सपोर्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। बोलता है फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता होगा, तो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता होगा भैया, प्रमोट्स इंटरनेशनल कॉपरेशन। क्या हम लोग इंटरनेशनल कॉपरेशन चाहते हैं, बिल्कुल कॉपरेशन चाहते हैं। इसके लिए देखिए दो एजेंसी बनाई गई, पहला बनाया गया WTO, पहले जो था वो उसको बोलते थे हम लोग GATT, जो कि 1948 में बनाया गया। WTO बनाया गया 1995 में। चलिए यहां तक के हम लोगों को चीजें क्लियर होती हुई चल रही है। मेक्स बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, जिस कंट्री में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसका फुलर यूटिलाइजेशन किया जा सके, इसको बोलते हैं हम लोग मेक्स बेस्ट पॉसिबल ऑफ यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। आगे बात करेंगे बेनिफिशियल इन द इमरजेंसी। बिल्कुल भैया, इमरजेंसी के टाइम में भी इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। इंडिया में इमरजेंसी के लिए बनाया गया है फूड ग्रेन्स के स्टॉक के लिए, हम लोग बोलते हैं इसको बफर स्टॉक। क्या बोलते हैं, बफर स्टॉक। इट इज मेंटेन्ड बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये बात हम लोग को याद रखनी है। अब ये बोल रहा है फॉरेन ट्रेड में तो ये तीनों को ही यहां पे प्रमोट किया जाता है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा सर जी यहां पे, ऑल ऑफ द अबाउ। सबको इसमें लेना पड़ेगा यहां पे, तो आंसर है हमारा डी, ऑल ऑफ द अबाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बोलता है इन ऑर्डर टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड इज रिक्वायर्ड, क्या क्या चीजों की जरूरत है जिससे हमारा फॉरेन ट्रेड जो है पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाए। पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एग्जीबिशन, बिल्कुल हम लोग एग्जीबिशन में जाए, जैसे हम लोग अलग अलग इंटरनेशनल ग्रुप्स की बात करते हैं, जैसे G20 हो गया, G7 हो गया, G5 हो गया, G8 हो गया, इन सब में ग्रुप में मिलेंगे तो अपना जो भी परफॉर्मेंस होगा वो हम लोग क्या करेंगे, एग्जीबिशन में शो करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग कॉम्पिटिशन भी शो करेंगे किससे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। एडवर्टीजमेंट ऑफ द कमोडिटीज, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है उसका क्या हो जाएगा यहां पे, हम लोग एडवर्टीजमेंट करेंगे। आगे बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉरेन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट कर सकते हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज में क्या करे, अपने सेल करे प्रोडक्ट्स को। तो यहां पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए सर जी, ये तीनों चीजें रिक्वायर्ड है अगर हम लोगों को फॉरेन ट्रेड प्रमोट करना है। तो आंसर इज डी। तो आंसर क्या होना चाहिए यहां पे, डी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं। एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट शोज, अब ध्यान से समझिएगा, अगर मान लेते हमारी कंट्री से सामान जा रहा है ज्यादा, ठीक है, दूसरी कंट्री से हमारे पास सामान आ रहा है कम, तो हमारे लिए ये पॉजिटिव सिंबल है। सेकंड कंडीशन है इफ द एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट, then the condition is negative, and the third condition is if export is equals to import then it is a condition of balanced। तो यहां कंडीशन क्या पूछी गई है सर आपसे, ये बोला गया है कि एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट कम होगा, तो हमारी फेवर की बात हो रही है। मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई सर जी, फेवरेबल। मतलब पहली वाली अनफेवरेबल, दूसरी वाली क्या हो गई भैया, पहली वाली हो गई फेवरेबल, दूसरी वाली अनफेवरेबल, तीसरी कौन सी हो गई, बैलेंस्ड। ए एंड सी बोथ तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है सर जी, फेवरेबल की कंडीशन बन रही है। सो द आंसर इज आंसर नंबर ए, फेवरेबल कंडीशंस। चलिए यहां तक के बातें समझ में आ रही है भैया हमें। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 में ये बोलता है यहाँ पे इंडिया रिसेंटली स्टार्टेड एक्सपोर्ट ऑफ, इंडिया ने अभी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अब ध्यान से समझिएगा, हमारे यहाँ जूट जो मिलेगा, अगर कंट्री का हम लोग इस तरीके से मैप बनाते हैं, ये मान लेते हैं ईस्ट इंडिया, ये मान लेते हैं वेस्ट इंडिया, तो वेस्ट इंडिया में यहाँ पे हमारे पास ब्लैक सॉइल अवेलेबल है और इस ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया जाता है कॉटन, जो कि अपने आप में कैश क्रॉप होता है। यहां अगर ईस्ट इंडिया की हम लोग बात करें तो यहां पे बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है जूट, ठीक है। चलिए तो अब यहां पे बोलता है जूट कहां प्रोड्यूस होगा, तो भैया बंगाल एरिया में होगा। कॉटन कहां प्रोड्यूस होगा, तो ये मेनली होगा महाराष्ट्र और गुजरात में। अगर रेडीमेड गुड्स की बात करें तो ये दोनों रॉ मटेरियल से हम लोग क्या बना रहे हैं, आजकल रेडीमेड गुड्स बना रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टी की, तो टी का मतलब ये होता है कि टी जो है हमारे यहाँ इंडिया में मेनली इस वाले एरिया में उगाई जाती है, आसाम, ठीक है, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी,
जलपाईगुड़ी, तो यहां सब जगह टी होती है। और टी का जो कल्टीवेशन होता है वो होता है यहाँ पे स्टेप कल्टीवेशन। कैसा होता है सर जी? स्टेप कल्टीवेशन। चलिए दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये पूछ लेते कि भैया यहाँ पे कॉफी कहाँ होती है, तो कॉफी होती है सर जी कर्नाटका में। ठीक है, तो ये कौन सा घाट हो गया सर जी? तो ये हो गया वेस्टर्न घाट्स। कौन से हो गए? वेस्टर्न घाट्स। ठीक है ना। चलिए, तो सबऑर्डिनेट क्वेश्चन बहुत सारे बन गए। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया रिसेंटली स्टार्टेड एक्सपोर्ट ऑफ, किस चीज का बहुत ज्यादा इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है? तो सर जी हमारे यहाँ टेक्सटाइल आ गई है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? रेडीमेड गुड्स का या रेडीमेड क्लोथ्स का क्या कर सकते हैं? यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? रेडीमेड गुड्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे अवर ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटर इन केस ऑफ एक्सपोर्टिंग जूट इज। अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया का अगर ऐसा मैप ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एरिया मान लेते हैं वेस्ट बंगाल है। अब ये वाला कौन सा हो गया भैया? इसके ऊपर ईस्ट बंगाल हो गया। अब आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि बंगाल को डिवाइड किया गया था 1905 में लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, और बंगाल को दो पार्ट्स में बांट दिया था, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। जो ईस्ट बंगाल है वो मेनली मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, और यहां पे ब्रिटिशर्स क्या फायदा उठाना चाहते थे कि इंडिया में हिंदू और मुस्लिम की जो यूनिटी थी उसको यहां पे ब्रेक किया जा सके। तो सबसे पहला स्टेप जो था इन लोगों ने क्या करा था? ये उठाया था। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पार्टीशन ऑफ बंगाल। बट हमारे यहाँ के लोगों ने भी स्टार्ट करा इनके अगेंस्ट में स्वदेशी मूवमेंट। क्या स्टार्ट कर दिया भैया? स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लोथ सबका क्या बनाया गया था? बॉन फायर बना दिया गया था। क्या बना दिया गया भैया? होली जला दी गई। ठीक है ना। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं हमारे पास। ये बोल रहा है कि अब ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, अब ये जो ईस्ट बंगाल है इसको आज कहा जाता है बांग्लादेश। इसी बांग्लादेश की कैपिटल जो है वो है सर जी ढाका। और यहाँ पे उस समय पे फाइन कॉटन मिलता था जिसको मिलते थे मलमल शाही या मलमल खास। ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक की इतनी सारी चीजें हम लोगों ने समझी। तो यहाँ पे बोलता है एक्सपोर्टिंग ड्यूटीज, कौन कॉम्पिटिटर है हमारा सबसे बड़ा? तो ये तो हो ही नहीं सकता भैया, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो ये नीचे एरिया है, एक आइलैंड कंट्री है। अफगानिस्तान है नहीं क्योंकि वहां इतनी ज्यादा गर्मी है कि यहाँ पे ये उगेगा ही नहीं। कौन सा भैया? जूट। तो बचा कौन हमारे पास सर जी? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश इज द ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ द इंडिया इन एक्सपोर्टिंग ऑफ द जूट्स। ठीक है, चलिए यहां तक के क्वेश्चन हम लोगों को समझ में आने लग गए हैं। आगे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की। बोलता है अवर फॉरेन ट्रेड विथ डैश इज मोर देन एनी अदर कंट्री। अब हमारा फॉरेन ट्रेड जो है उस कंट्री से अभी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। तो यहां पे क्या बोल रहा है? यूके, यूएसए, यूएसएसआर। अब फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। अवर फॉरेन ट्रेड विथ डैश इज मोर देन एनी अदर कंट्रीज। तो यहाँ कंट्री के नाम तो नहीं दिए गए। अब हमें पता है कंट्रीज को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहली डेवलप्ड कंट्रीज और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग वो जो आज भी उस स्टेज में है कि हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप्ड वो जहां सारी चीजें हो चुकी है। तो इन तीनों की बात करें तो ये तीनों हैं जो वो है डेवलप्ड कंट्रीज। इससे तो हमारा कोई कंपटीशन है नहीं अभी। तो हम लोग अभी ज्यादा अच्छे हैं किससे? जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज है उससे ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं? अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए सर जी? डेवलपिंग कंट्रीज इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर इज द डी ऑप्शन। ओके, आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग आर अ पार्ट ऑफ। किसके पार्ट है ये? एबॉलिशन ऑफ द इंटरमीडियरीज और लैंड सीलिंग। आप दोनों को समझते हैं। एबॉलिशन ऑफ द इंटरमीडियरीज का मतलब होता है कि यहां पे जो ये ओनर है और यहां पे ये जो पीजेंट है, इसके बीच में बैठा हुआ है ब्रोकर, या मैं बोल सकता हूं यहां पे कमीशन एजेंट। ब्रोकर और कमीशन एजेंट। अब ये ब्रोकर और कमीशन एजेंट क्या करते हैं भैया? ओनर से भी कुछ पैसा लेते हैं और ये पीजेंट से भी कुछ पैसा लेते हैं ना। ठीक है, तो यहां पे क्या करा गया? जैसे इंडिया क्या हुई, इंडिपेंडेंट हुई, तो इस बीच वाले सिस्टम को यहां पे खत्म कर दिया गया, जिसको हम लोग कमीशन एजेंट या ब्रोकर भी बोल सकते हैं। लैंड सीलिंग का मतलब ये होता है कि अगर मान लेते हैं आपके पास जो एक्स्ट्रा लैंड है, मान लेते हैं सबके पास होनी चाहिए 20 एकड़, मान लेते हैं किसी के पास है 40 एकड़, तो उसका 20 एकड़ निकाल के उस गरीब किसान को दे दिया जाएगा जिसके पास जमीन नहीं है या कम जमीन है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड सीलिंग। तो ये किसके पार्ट है? इंडस्ट्रियल रिफॉर्म भैया, ये जमीन के पार्ट है। मतलब बात हो रही है यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड।
और एग्रीकल्चर मेनली कौन से सेक्टर का पार्ट है सर जी? तो ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। ठीक बात है। चलिए, तो इंडस्ट्रियल तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग या तो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। तो एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया मतलब एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात हो रही है या चीजों को एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड बात हो रही है, ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। लैंड रिफॉर्म, बैंकिंग रिफॉर्म इन इंडिया, बैंकिंग रिफॉर्म की तो बात ही नहीं कर सकते हम लोग, क्यों? क्योंकि पैसे की कोई लेन देन की बात नहीं हुई यहाँ पे। तो बचा क्या हमारे पास सर जी? लैंड रिफॉर्म। तो लैंड रिफॉर्म के ही पार्ट है कहीं ना कहीं एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज और दूसरा लैंड सीलिंग। तो आंसर क्या होना चाहिए सर जी? इसका आंसर होना चाहिए आंसर नंबर सी, लैंड रिफॉर्म्स। क्या होगा यहाँ पे आंसर? लैंड रिफॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। कौन सी चीज ऐसी है यहां पे जो 5 ईयर प्लान का पार्ट नहीं है? तो बोलता है ग्रोथ इक्विटी। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि 9th 10th 11th 12th 5 ईयर प्लान में हमेशा ग्रोथ विद इक्विटी की बात हुई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई है, मॉडर्नाइजेशन भी 5 ईयर का प्लान है, बट लैंड रिफॉर्म मतलब रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर 5 ईयर प्लान में कोई भी बात यहां पे नहीं की गई है। तो आंसर क्या होना चाहिए सर जी? इसका लैंड रिफॉर्म इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय। सबसे पहले तो हम लोग ये समझे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया था सर जी एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने बोला कि भैया सब कुछ जो होता है वेल्थ से रिलेटेड होता है। तो यहां बोलता है प्राइवेट सेक्टर से होगा, पब्लिक सेक्टर से होगा, बोथ ए एंड बी नहीं हो सकता, नीदर ए एंड बी नहीं हो सकता। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो ये बात करेगा भैया यहाँ पे वेलफेयर इकोनॉमी की। किसकी बात करेगा? वेलफेयर इकोनॉमी की, ठीक है ना। जहां पे कॉन्सेप्ट वेलफेयर का किसने दिया था सर जी? कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो यहां पे अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मोटो है वो है टू अर्न मोर एंड मोर मनी, तो प्राइवेट सेक्टर का भी यही मोटो होता है, टू अर्न मोर एंड मोर मनी। सो आंसर इज आंसर नंबर ए, प्राइवेट सेक्टर। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्राइवेट सेक्टर। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। ये बोलता है इंडिया अडॉप्टेड द डैश इकोनॉमिक सिस्टम। हमें पता है कि इंडिया में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम लोग क्या सोशलिस्ट बन जाए, मगर इंडिया की कंडीशन देखते हुए उन्होंने बोला सोशलिस्ट बनेंगे तो बाकी कंट्री का लॉस हो जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया। द कॉम्बिनेशन ऑफ द सोशलिस्ट इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या कहलाएगा यहाँ पे? मिक्स्ड इकोनॉमी। सो आंसर क्या होना चाहिए भैया इसका? मिक्स्ड इकोनॉमी। ये हम लोगों को पता है, ये एडम स्मिथ ने कॉन्सेप्ट दिया, ये कॉन्सेप्ट दिया कार्ल मार्क्स ने, और इन दोनों का कॉन्सेप्ट मिला के क्या बन गया? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करता है यहाँ पे? मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है सर जी? मिक्स्ड इकोनॉमी को। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आ जाते हैं। बोलता है द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च फॉर अ पीरियड फ्रॉम। पहला 5 ईयर प्लान कब बना? तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले प्लानिंग कमीशन बताओ कब बना। तो प्लानिंग कमीशन बनता है 1950 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब बनता है सर जी? 1951 से लेकर 56 में। क्या क्वेश्चन बनेगा? तो क्वेश्चन ये बनने वाला है यहाँ पे कि ये कौन से मॉडल पे काम करता है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे काम करता है। किस पे काम करता है? हेराल्ड डोमर मॉडल पे काम करता है। और इसका एम क्या रहेगा? तो इसका एम रहेगा सिर्फ और सिर्फ कि आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंडस्ट्री पे, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब बना भैया? 51 से लेके 56 के बीच में। किसके बीच में? 51 से लेके 56 के बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा सर जी? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 51 टू लेके 56। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है कि टू प्रोटेक्ट गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम इंपोर्ट गवर्नमेंट मेड यूज ऑफ। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अगर बाहर से जो गुड्स आ रहा है वो कंटिन्यूअसली इंडिया में आ रहा है, तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करे? तो क्या कोटा यूज करे, टैरिफ यूज करे, बोथ यूज करे, या नीदर? नीदर तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें अभी बचना है, तो कुछ ना कुछ प्रिवेंशन के लिए या प्रोटेक्शन के लिए तो लेना पड़ेगा। तो कोटास का मतलब क्या होता है? फिक्सेशन ऑफ लिमिट ऑफ गुड्स। फिक्सेशन ऑफ लिमिट ऑफ गुड्स मतलब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अगर चाइना से बोल दिया कि भैया 100 मेट्रिक टन ही आप मान लेते हैं गुड्स को यहां पे
इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या लग गया भैया, इस पे कोटा लग गया। क्या लग गया, कोटा। अब मान लेते हैं ये जो गुड्स आ रहे हैं इस पे हम लोगों ने कुछ अलग अलग तरीके से टैक्स लेवी कर दिया, लगा दिया, ठीक है ना। तो ये सब क्या कहलाएगा भैया, ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ इंपोर्ट जो है कम हो जाए और एक्सपोर्ट हमारी कंट्री से ज्यादा बढ़ जाए। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ द कोटाज एंड द टैरिफ्स। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए सर जी, आंसर होना चाहिए आंसर नंबर सी, द कॉम्बिनेशन ऑफ द कोटाज एंड द टैरिफ्स, बोथ ए एंड बी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, डैश इकोनॉमी इज द इकोनॉमी इन विच मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। ऐसी एक इकोनॉमी सिस्टम बताइए जिसमें सारा कुछ सब कुछ किसके हाथ में रहेगा, सरकार के हाथ में रहेगा। तो सरकार के हाथ में तो एक ही टाइप से रह सकता है भाई। यहां पे अगर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो ये बात करता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। और अगर हम लोग बात करें सोशलिस्ट की, तो सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट दिया कार्ल मार्क्स ने, और ये क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या हो जाए, वेलफेयर हो जाए। क्या हो जाए, वेलफेयर हो जाए। कैपिटलिस्ट बोलता है, एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, टू अर्न मोर एंड मोर मनी, ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाए भैया हमारे पास, पैसा आ जाए, ठीक है। चलिए, तो यहां बोल रहा है सरकार के हाथ में सब कुछ होना चाहिए, तो वो तो एक ही चीज में हो सकता है सर जी, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। किसमें हो सकता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सर जी, बी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोलता है डैश रेफर्स टू टैक्सेस लेविड ऑन इंपोर्टेड गुड, बाहर से जो गुड्स इंडिया में आ रहा है उस पे क्या लेवी किया जाएगा, कौन से टैक्सेस लेविड किए जाएंगे, उसको बोलते क्या है, तो सर जी उसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे टैरिफ्स। क्या कहते हैं यहाँ पे, टैरिफ्स। तो टैरिफ अपने आप में कुछ टैक्सेस लेविड होते हैं जो कि मेनली किस पे करे जाते हैं, इंपोर्टेड गुड्स पे किए जाते हैं। लगान का मतलब क्या होता है, लगान मेनली लगाया जाता है लैंड पे, तो लैंड टैक्स बोल सकता हूं, या लैंड पे जो भी फीस है या जो भी यहां पे पैसा लिया जा रहा है किराए का, वो सब कुछ किसमें आने वाला है सर जी, लगान में। नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर हो नहीं सकता। तो और कोटा क्या होता है भैया, फिक्सेशन ऑफ लिमिट टू इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज कोटास। क्या कहलाएगा यहाँ पे, ये कोटा कहलाएगा। चलिए, तो इसका आंसर एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं सर जी। तो आंसर इसका होना चाहिए टैरिफ्स। क्या होना चाहिए आंसर इसका, टैरिफ्स। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोगों ने कोटा, टैरिफ्स और लगान और नन ऑफ दीज को भी समझ लिया भाई, नन ऑफ दीज क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 पे स्विच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है यहाँ पे, इन विच ईयर इंडिया एडॉप्टेड हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम। बट मैंने आपसे कहा था जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं उससे सबऑर्डिनेट क्वेश्चन बनाने का काम करते हैं। चलिए, तो HYV सीड्स का मतलब क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ये तो हम लोगों को समझ में आ गया, मतलब कि ये जो वो सीड है जो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन यहां पे दे सकते हैं। मैक्सिको में सबसे पहली बार यहां पे इसका यूज किया गया, ठीक है। किसने यूज किया सर, तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे जिसका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम था सर जी, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इंडिया में कौन लेके आया इसको, तो उसको लेके आते हैं MS स्वामीनाथन। क्या नाम है भैया, MS स्वामीनाथन। इंडिया में कौन से स्टेट्स को इससे फायदा हुआ बहुत ज्यादा, तो वो हुआ सर जी पंजाब एंड हरियाणा को, ठीक बात है। अब ये लेके कब आए, तो 1966 से लेके 67 के बीच में लेके आए, ठीक है। अब ये हरियाणा और पंजाब को क्यों फायदा हुआ, क्योंकि सर जी वहां पे हर साल सॉइल जो है वो रिचार्ज होती है, और वहां जो सॉइल है उसका नाम है एलुवियल सॉइल, ठीक है ना। रिवर्स के थ्रू जो सॉइल्स आती है हर साल मिनरल रिच रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल। क्या बोलते हैं सर जी यहाँ पे, एलुवियल सॉइल। तो ये कब स्टार्ट हुआ होगा, तो ये स्टार्ट हुआ होगा सर जी 1966 में। कब हुआ होगा, 1966 में। चलिए यहां पे हम लोग बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है हम लोगों को, तो आंसर होना चाहिए 1966। 1986 में हमारे यहां आती है फॉरेस्ट पॉलिसी। 1977 में जनता पार्टी गवर्नमेंट बनती है जो कि मोरारजी देसाई की थी, और 1956 में हमारे यहां सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है स्टार्ट होता है। देखिए सबऑर्डिनेट क्वेश्चंस बनने लगे, मतलब हमारा दिमाग जो है 360 डिग्री में अब काम कर रहा है बहुत तेजी से। चलिए, तो आंसर भी सही हो रहा है और हमारे दिमाग की बत्ती भी बहुत तेजी से जल रही है। आगे बात करेंगे हम लोग, शेड्यूल डैश कंप्राइजेस ऑफ द इंडस्ट्रीज विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। ऐसी इंडस्ट्रीज बताइए जो 100% किसके हाथ में रहेगी भैया, स्टेट के हाथ में रहेगी, मतलब सरकार के हाथ में रहेगी। तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो थी शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी में डिवाइडेड थी, जिसमें 17 और 12 इंडस्ट्रीज थी। तो सबसे पहले हम लोग वो बात करें जो कि इंडस्ट्रीज सरकार के हाथ में थी, वो थी 17 इंडस्ट्रीज। कितनी थी भैया, 17 इंडस्ट्रीज। उसके बाद
प्राइवेट के हाथ में थे सिर्फ 12 इंडस्ट्री। तो आंसर यहां पे होगा शेड्यूल ए, जिसमें कि सरकार सारे के सारे काम यहां पे करेगी। तो इसमें कितनी इंडस्ट्रीज थी सर जी? तो इंडस्ट्रीज थी यहां पे 17। कितनी थी भैया? 17 इंडस्ट्री, जिसमें लाइसेंस लेना आपको कंपलसरी था। चलिए आप बोलता है जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये तो हम लोगों को पता है, बहुत आसानी से आ गया हमारा आंसर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो यहां पे एक और चीज समझे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है। तो जिस काम को करने में, मतलब प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विसेज को बनाने में हमारी कंट्री के लोग साल भर इन्वॉल्व हो जाए और साल भर का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है साल के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे जीडीपी। मतलब इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री विद इन अ फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आंसर क्या होगा सर जी? इसका आंसर होगा ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वेरी गुड, आंसर सही हुआ हमारा। यहां बोलता है क्वेश्चन नंबर 24 में लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है? मैंने कहा था कि यहां पे मोनोपोली करके बैठे हुए थे बहुत सारे जमींदार, तो ये जमींदार की जमींदारी सिस्टम खत्म करने के लिए लाया गया यहां पे लैंड रिफॉर्म। क्या लाया गया? लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म में क्या करा गया? हर किसी की लिमिटेशन लगा दी। मान लेते हैं ये 70% रख सकता है, 30% इसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये जमीन छीनने का जो सिस्टम बना, इसको कहा जाता है लैंड सीलिंग। क्या कहा जाता है सर जी? लैंड सीलिंग। ओके, तो यहां पे एक्स्ट्रा जमीनों को छीनने का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं हम लोग यहां पे लैंड सीलिंग। चलिए हम लोग समझते हैं इसमें क्या होगा। फिक्स रूरल लैंड होल्डिंग एट द एग्जिस्टिंग लेवल। क्या फिक्स्ड हो जाना चाहिए कि इतनी ही लैंड होल्डिंग होगी आपके पास? फिक्स्ड लैंड एरिया फॉर इरिगेशन पर्पसेस, यहां कैनाल सिस्टम या इरिगेशन की बात हो रही है। फिक्स अर्बन लैंड होल्डिंग, भैया ये तो रूरल एरियाज की बात हो रही है ना। फिक्स्ड क्वांटम ऑफ लैंड हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल, देखिए ये कहा गया है कि किसी के पास सिर्फ कितनी होनी चाहिए ये डिसाइड कर दिया जाए, इसको बोलते हैं हम लोग सर जी यहां पे लैंड सीलिंग। क्या बोलते हैं? लैंड सीलिंग। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? यहां पे आंसर हो जाएगा डी, लैंड सीलिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। आईपीआर का मतलब क्या होता है? तो आईपीआर का मतलब क्या होता है भैया? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। 2 बार आए हमारे यहाँ, एक तो आया 1948 में, दूसरा आया 1956 में, ठीक है ना। 2 बार याद रखना है हम लोग को एग्जाम में कि 1948 का फर्स्ट है और 1956 का सेकंड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया जीडीपी हैज, क्या है भैया? जो हमारा इंडिया का जो जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कांस्टेंट है या बहुत ज्यादा हो चुका है? तो वो कितना है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो धीरे धीरे करके अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कम करते जा रहा है जीडीपी में। क्यों? क्योंकि टर्शरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डिक्रीज। क्या हो जाएगा सर जी? डिक्रीज। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। ये बोलता है हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इंडियन प्लानिंग की बात करी किसने? कौन लेके आया? तो ये लेके आया सर जी यहाँ पे पीसी महालनोबिस। कौन लेके आए? पीसी महालनोबिस, ठीक है ना। अब अगर हम लोग जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। बी.आर. अम्बेडकर की बात करें तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, मतलब कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें हम लोग तो ये जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको मिलाने का काम किसने करा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा भाई, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए सर जी यहाँ पे? पीसी महालनोबिस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द गोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। कौन सा गोल नहीं है प्लानिंग इन इंडिया का? ठीक है, ग्रोथ है, बिल्कुल है। करेक्टिंग बीओपी इसका प्लान नहीं होता। सेल्फ रिलायंस बिल्कुल है। नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसमें बोला है नॉट। क्या बोला है? नॉट। तो बीओपी का करेक्ट करने का काम इसका नहीं होता, वो ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स का होता है बीओपी को करेक्ट करने का सिस्टम। तो आंसर क्या होना चाहिए सर जी? इसका आंसर होना चाहिए आंसर नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है? अ गुड इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ इज स्टडी इंक्रीज इन द। किससे पता चलेगा कि कंट्री बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है? जीडीपी, एनडीपी, पॉपुलेशन तो भैया हो ही नहीं सकता, नेशनल इनकम भी नहीं हो सकता यहाँ पे। तो इन दोनों से ही इंडिकेटर निकल के आता है। बट ग्रॉस हमेशा ज्यादा होता है, नेट हमेशा क्या होता है? कम होता है। तो ज्यादा वाले को हम लोग मानेंगे। मतलब आंसर क्या होना चाहिए सर जी? यहाँ पे हमारा आंसर इज ए जीडीपी हमें बताता है। ओके,
चलिए, तो हम लोगों को गुड इंडिकेटर बताएगा कौन यहाँ पे, जीडीपी। आगे हम लोग बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये हमारा यहाँ पे बोलता है डैश एम्प्लाइज यूज ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या लिबरलाइजेशन। तो हमें पता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है बैरियर्स को रिमूव करना, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर को हमारी कंट्री में इनवाइट करना, और लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रूल्स को काफी फ्लेक्सिबल करना। क्या करना सर जी, फ्लेक्सिबल करना। ओके चलिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा भैया, मॉडर्नाइजेशन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हैं यहाँ पे कंट्री में ऑप्ट कर रहे हैं। ओके चलिए, तो ये हम लोगों को समझ में आ गया भैया। 30 क्वेश्चन का हमारा सफरनामा आज खत्म होता है और हम लोग अब आ जाते हैं अपने लास्ट पेज पे। अब यहाँ पे करना क्या है, एक छोटा सा काम, आपको इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये सब मिलने वाला है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।